नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में आज हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद सबसे पहले आंदोलन कौन से थे जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। तो वो शुरुआती आंदोलन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को ध्यान से सुनिए। सो दिस इज लेक्चर नंबर 38, इमरजेंस ऑफ गांधी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? साउथ अफ्रीका में गांधी जी के कौन से आंदोलन थे उनके बारे में। तो अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझसे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त 35% डिस्काउंट ऑनगोइंग है। यहाँ पर न केवल जीएस बल्कि ऑप्शनल की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। सो इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। जीएस और ऑप्शनल दोनों के जो कंबाइंड प्राइसेस हैं वो ये भी नहीं है। आपको इन पर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड महिपाल यूज करते हैं। सो 25 प्लस 10% डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड। और अभी कोर्स लेने पर 16 जून से पहले कोर्स लेने पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि एक्सटेंडेड वैलिडिटी। तो आपको 1 ईयर के प्राइस में नेक्स्ट ईयर के मेंस तक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर की वैलिडिटी आपको अपने कोर्स पर मिल जाएगी, जिससे आप रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अगले साल मेंस देने के पहले। सब्सक्रिप्शन के साथ आपको प्रिंटेड किताबों का सेट भी मिलेगा, यानी कि ना केवल ऑनलाइन क्लासेस बल्कि किताबें भी आपको इसके साथ फ्री में मिल रही हैं, हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप चाहें। और अगर आप इसको ईएमआई पर अवेल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक इस प्रकार का लिंक मिलेगा bit.ly। उस फॉर्म को भर दीजिए और वहां से आपको ईएमआई का प्रोसेस पूरा गाइड करवा दिया जाएगा। और 10 नए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं 16 जून को। तो इन ऑप्शनल्स को ज्वाइन करके आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द abolition of the system of indentured labor. In Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Congress was declared illegal by the colonial rulers. इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। अगर आप लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका आंसर वैसे ही आ जाएगा। तो गांधी जी का भारत के स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा रोल था। हिज रोल वॉज पिवटल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब दुनिया में चाहे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कुछ भी कहते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि रोल बहुत बड़ा था। उसके पीछे कारण क्या है? मास मूवमेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये जो तीसरा फेज है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, ये कहलाता ही गांधीयन इरा है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 1917 से। तो जो होम रूल लीग वाला मूवमेंट था वहां तक आकर सेकेंड फेज खत्म हो जाता है। और आपको याद हो तो होम रूल लीग के बाद एक वादा किया गया था, है ना, मोंटागो डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद की कहानी यहाँ से मर्ज होती है गांधी जी के आने के बाद। ठीक है, तो 1917 से 47 ये 30 साल का टाइम पीरियड थर्ड फेज है नेशनल मूवमेंट का, और इसको गांधीयन इरा कहते हैं। और इस समय में जो सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता थे पूरे देश के, वो महात्मा गांधी ही थे। इनके प्रिंसिपल्स जो थे वो थे अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के। और ये दो अलग ही प्रकार के हथियार थे जो पहली बार दुनिया में इस्तेमाल किए जा रहे थे। अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन इतने बड़े स्तर पर अभी तक किसी ने नहीं किया था। हिंसात्मक आंदोलन तो बहुत हुए थे, रेवोल्यूशंस भी बहुत हुए थे, लेकिन अहिंसा का इस्तेमाल करके एक कॉलोनियल पावर को अभी तक किसी देश ने हटाया नहीं था। तो इसीलिए ये आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ने सबसे बड़ा जो योगदान दिया अपना वो यही था कि राष्ट्रीय आंदोलन को एक सच्चे जन आंदोलन के रूप में बदल दिया। इट वॉज अ मास मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। गांधी जी 1914 तक साउथ अफ्रीका में थे। वहां पर उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए उसके बारे में मैं इस लेक्चर के पार्ट 1 में चर्चा कर चुका हूं। इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर है, तो प्लीज उसको देखिए। जनवरी 1915 में वो लौट कर आते हैं भारत, और भारत आते ही वो सबसे पहले पॉलिटिक्स में नहीं जाते। गोपाल कृष्ण गोखले, जिनसे वो काफी सालों से संपर्क में थे, तो उनके कहने पर वो पूरे भारत का दौरा करते हैं। गोखले उनको कहते हैं भारत आते ही कि तुम अभी पॉलिटिक्स मत ज्वाइन करो एक्टिवली, ना तो कांग्रेस ज्वाइन करो, कोई संगठन ज्वाइन मत करो, जस्ट टेक अ टूर ऑफ द कंट्री। पूरे भारत को घूमो, देखो, लोगों से बात करो, जानो कि लोग क्या चाहते हैं, देश की क्या परिस्थिति है। तो इन्हीं के कहने पर गांधी जी लगभग 1.5 साल तक पूरे भारत में घूमते रहते। इन्होंने 1-1.5 साल तक कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं चलाया था। और इनके साथ कई लोग जो फीनिक्स आश्रम में थे साउथ अफ्रीका में, वो भी लौट कर आए थे। तो उनके रहने के लिए अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना करी जाती है, जो
एक तरह से फीनिक्स आश्रम का ही यहाँ पर उन्होंने फिर से उसी जैसा एक आश्रम स्थापित करने की कोशिश करी थी। आज इसको हम साबरमती आश्रम कहते हैं। अहमदाबाद सिटी में ये स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। कोई भी विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं तो अक्सर इस साबरमती आश्रम में जाते हैं। इट इज कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम नाउडेज। तो गांधी जी जब भारत आए थे तो ये तब की फोटोग्राफ है उनकी और उनकी वाइफ कस्तूरबा की। इस प्रकार के वो नजर आते थे। ही वॉज अप्रोक्सीमेटली 46 ईयर्स ओल्ड। और भारत आने के बाद उन्होंने जब देश भर में घूमना शुरू किया तो उनको एक प्रॉब्लम जो नजर आई वो साउथ अफ्रीका वाली थी, इंडेंचर्ड लेबर वाली। तो ये इंडेंचर्ड लेबर जिसमें एग्रीमेंट करके लेबर को भेजा जाता है दूसरे देशों में, ये समस्या इनको लगी क्योंकि ये एक प्रकार की मॉडर्न डे स्लेवरी थी। देखो, स्लेवरी को इंग्लैंड ने अपने देश में या अपने कॉलोनीज में इलीगल करार दिया था, लेकिन ये उसका एक लूप होल निकाला गया था कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट साइन करके अपने आप से स्लेवरी में जा रहा है तो वो गलत नहीं होगा। तो इसको इंडेंचर्ड लेबर कहते थे और इसको साइन करके भारत के कई लोग दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे थे। तो सबसे पहली जो दिक्कत समझ में आई गांधी जी को वो यही थी, इंडेंचर्ड लेबर वाली। उन्होंने देखा कि जो गरीब है, इग्नोरेंट लेबर है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनसे ये एग्रीमेंट साइन करवा के उनको भेजा जा रहा है ब्रिटिश कॉलोनीज में। तो यही समस्या उन्होंने वहां साउथ अफ्रीका में भी देखी थी और अब यहाँ भी वापस देख रहे थे कि यहाँ भी परिवार उसके कारण परेशान है। तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जाकर वाइसरॉय से बात करी। तो अगर ये कभी सवाल आता है कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो अगर चंपारण ऑप्शन में है तो चंपारण ठीक होगा, ठीक है, चंपारण आंदोलन वाज द फर्स्ट। लेकिन अगर चंपारण से पहले इंडेंचर्ड लेबर भी आपको ऑप्शन में मिलता है तो इंडेंचर्ड लेबर वाला लगाइएगा, मोर करेक्ट ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको समझनी जरूरी है। तो गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने जाकर सबसे पहले वाइसरॉय से मुलाकात करी। वाइसरॉय ने कहा कि ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे 1-2 साल 4 साल, ऐसे कोई डेट नहीं दी, बस कहा कि इन ड्यू कोर्स, आने वाले कुछ समय में। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें तो एक डेफिनेट तारीख चाहिए। अब गांधी जी 1916 में पूरे देश में घूम रहे हैं और वो जगह जगह नेताओं से, लोगों से, सबसे मिल रहे हैं और सबसे पहले इस मामले को लेकर उन्होंने लोगों का सपोर्ट चाहा। तो सपोर्ट बहुत अच्छा था, गांधी जी की उम्मीदों से परे उनको सपोर्ट मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला इनफैक्ट। और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आप 31 मई 1917 तक इंडेंचर्ड लेबर को देश में खत्म कर दो। तो इनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था लोगों का इस मुद्दे के प्रति कि वाइसरॉय ने इस तारीख से पहले ही इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को समाप्त कर दिया। और ये जो पूरा मामला था, ये गांधी जी जब देश भर में घूम रहे थे 1915-1916 में, उस समय ये मामला जो है इनके काफी दिल के करीब भी था और ये एक तरह से टेस्टिंग द वाटर्स वाला काम था। यानी कि वो देख रहे थे कि क्या लोग उनको सपोर्ट करेंगे, क्या लोग एक जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो इस मामले में जब उन्हें सपोर्ट मिला तो उन्हें लगा कि नहीं, हाँ, देश में लोग जो हैं वो थोड़े से जागृत हैं और 20-30 साल से जो कांग्रेस काम कर रही है शायद उससे थोड़ी बहुत जन चेतना आ चुकी है, लेकिन अभी उस लेवल की नहीं आई है। तो अब इन्होंने धीरे धीरे अपने सत्याग्रह के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन इस सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्याग्रह शब्द का अगर आप बिल्कुल सिंपल मीनिंग देखोगे तो सत्य के लिए आग्रह, समवन हु इज इंसिस्टिंग ऑन ट्रूथ, कि वो सत्य के लिए काम कर रहा है, सत्य चाहता है। लेकिन इसका रियल मीनिंग ये नहीं था कि कोई गवर्नमेंट से सच बुलवाना नहीं चाहते थे। इसका एक्चुअल मीनिंग ये था, इन प्रैक्टिस इसका मीनिंग ये था कि आप पैसिव रेजिस्टेंस दें। पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस, ये दो गांधी जी के हथियार थे। इसको अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि इनका मतलब क्या है, तो एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आपके घर पर आपकी माता जी ने आपको कहा है कि बेटा तुम जाकर दुकान से ये सामान ले आओ। अब आप बैठकर अपना टीवी देख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको नहीं जाना दुकान पे। तो पैसिव रेजिस्टेंस ये होगा कि आप अपनी मम्मी की बात को ना माने और कहें कि मैं नहीं जाऊंगा, ये काम आपको जिससे करवाना है आप करवाइए, बट ये काम मैं नहीं करने वाला हूं। दूसरा होता है सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस ये होगा कि मैं तो दुकान जाऊंगा नहीं और मैं किसी को जाने भी नहीं दूंगा। तो आप दरवाजा ब्लॉक करके खड़े हो जाओ कि ना तो मैं जाऊंगा, ना मेरे भैया, ना मेरी बहन, कोई भी नहीं जाएगा, घर का कोई सदस्य दुकान पे जाकर ये सामान नहीं लेकर आएगा। तो दिस विल बी कॉल्ड सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि आप सरकार को डिसओबे कर रहे हो। और पैसिव रेजिस्टेंस होता है कि एक्टिव फॉर्म में नहीं, बिना उग्र हुए, बिना हिंसक हुए, अगर आप किसी को रेजिस्ट कर रहे हो, बेसिकली सरकार के खिलाफ हो आप, लेकिन कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही है, यू आर नॉट एग्रेसिव, इट इज पैसिव, तो इसको कहा जाता है पैसिव रेजिस्टेंस। तो पैसिव रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में, जहां पर गांधी जी ने कहा लोगों को कि देश में आप सरकार का सहयोग ना करो। तो ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा कि आप अपने मम्मी का सहयोग ना करें, सामान लेकर ना आए। और दूसरा होगा सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो हम देखेंगे 1930 में। सिविल डिसओबीडियंस में ये होगा कि आप एक्टिवली सरकार को कोई काम करने से रोक रहे हो। अब यहां पर भी हिंसा नहीं हो रही है, ये बात याद रखना, ठीक है, हिंसा नहीं हो रही है। तो जैसे आपने दरवाजा रोक रखा था घर में, वैसे ही
गांधी जी के कहने पर सिविल डिसोबीडियंस के दौरान लोगों ने कई सारे सरकारी कामों को करने से रोक दिया। मेनली वो सॉल्ट सत्याग्रह था, वहां से उसकी शुरुआत होगी, आगे कहानी पढ़ेंगे उसकी। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसओबीडियंस, ये दो हथियार थे जिनके माध्यम से सत्याग्रह किया जा रहा था। तो सत्याग्रह को कई बार डिफाइन करने की कोशिश करी गई है। गांधी जी के अपने शब्दों में ये एक ट्रूथ फोर्स था, ये एक ऐसी शक्ति थी जो आपको सत्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है, सत्य के पथ पर अग्रसर करती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो भी सत्याग्रह के लिए काम कर रहा है वो कभी भी हिंसा का उपयोग नहीं करेगा। देयर वुड बी नो वायलेंस ऑन द पाथ ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसओबीडियंस। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, अहिंसा इसका एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा था। साउथ अफ्रीका वाले टाइम पीरियड में सत्याग्रह की जो रूपरेखा तैयार हुई थी उसके अनुसार एक सत्याग्रही से ये 3-4 उम्मीदें रखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर रहो, अहिंसा का उपयोग करो, कभी भी हिंसात्मक नहीं होना है, जो गलत है उसके सामने झुकना नहीं है, जो भी कॉन्सिक्वेंस हो, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी चढ़ना पड़े, लेकिन गलत के सामने झुकना नहीं है। जो भी सफरिंग है, चाहे जेल में डाला जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है, वो सब सहना पड़ेगा जो भी इविल डूअर है उसके अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पर बेसिकली सरकार ही होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी। और ये सब झेलने के बावजूद कभी भी हिंसा को नहीं अपनाना है, इन यातनाओं को सत्याग्रह का हिस्सा बनाना है। जो भी हो, सामने वाले से हमेशा प्रेम की भावना बनाए रखनी है, कभी भी उससे नफरत नहीं करनी है। हेट्रेड वुड नॉट बी पार्ट ऑफ हिज नेचर, इट वुड बी एलियन टू हिज नेचर। ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह। जो सचमुच शक्तिशाली है, बलशाली है, केवल वही सत्याग्रह कर सकता है, कमजोर लोगों के लिए सत्याग्रह नहीं है। गांधी जी की पॉलिटिक्स में एक्टिव एंट्री होती है चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस से। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड भारत में इंपॉर्टेंट नेताओं को इनवाइट करते हैं एक मीटिंग के लिए और कहते हैं कि ब्रिटेन का साथ दो इस ग्रेट वॉर में। वर्ल्ड वॉर 1 उस समय चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस ऑलमोस्ट हार के कगार पर थे। ये बात है मार्च अप्रैल 1917 की। जर्मनी ने कई जगह उनको बहुत करारी शिकस्त दी थी, खास करके फ्लैंडर्स कैंपेन में। फ्लैंडर्स बेल्जियम में एक जगह है और वहां पर ब्रिटिश सैनिक इतनी बुरी तरह से हारे थे कि इंग्लिश की भाषा में एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, फ्लैंडर्स ब्लूज। इसको आज हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, पीटीएसडी, लेकिन उस समय ये टर्म नहीं था, तो कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है आज भी, फ्लैंडर्स ब्लू। तो फ्लैंडर्स जगह का नाम है, ठीक है, इट्स ए रीजन इन बेल्जियम। तो ऐसे में जब उन्हें लग रहा था कि वो हार रहे हैं तो उन्हें अपनी कॉलोनीज का सपोर्ट चाहिए था। ब्रिटेन ने यूएस से मदद मांगी थी, यूएस ने कहा था कि हम शामिल हो जाएंगे युद्ध में, लेकिन अभी तक उनके सैनिक लड़ाई के मोर्चे तक पहुंचे नहीं थे। दूसरी ओर उनका साथी रशिया, वहां पर रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, तो रेवोल्यूशन से लग रहा था कि किसी भी समय रशिया इस लड़ाई से पीछे हट जाएगा, तो ऐसे में यूके और फ्रांस अकेले रह जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश आर्मी को रीइंफोर्समेंट की जरूरत थी, तो कॉलोनीज की तरफ अपने हाथ बढ़ाए। भारत में वाइसरॉय ने सभी बड़े बड़े नेताओं को न्योता दिया कि आप आओ, मुझसे मिलो। और इनका टारगेट यही था कि नेताओं को बोलेंगे कि भाई हिंदुस्तानी लोग रिक्रूट हों आर्मी में, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के लोग वहाँ पहुँचें ताकि हमारा कैंपेन थोड़ा सा तेज़ हो सके। तो इस मीटिंग में गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने न्योता स्वीकार कर लिया। अब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन था। एक्चुअली डिफिकल्ट था क्योंकि जो आदमी अहिंसा की बातें करता आ रहा है इतने सालों से, उसको ये बोला जा रहा है कि हिंसा करने के लिए अपने देशवासियों को तुम भेजो, यानी कि अपने देश के नौजवान लड़कों को, 18-20 साल के लड़कों को फौज में भेजा जाए किसी दूसरे देश में लड़ाई लड़ने के लिए, वो भी ब्रिटेन के लिए, और वो भी हिंसा। तो ऐसे में गांधी थोड़े से असमंजस में थे। और एक और यहाँ पर प्रॉब्लम थी, इन्होंने दीनबंधु एंड्रयूज से जाकर ये बात भी करी थी कि इंग्लैंड और इटली के बीच में सीक्रेट संधि होने की बातें उस समय चल रही थी। ये सीक्रेट ट्रीटीज वर्ल्ड वॉर के पहले और उस समय वर्ल्ड वॉर के समय काफ़ी चर्चा में चलती थी। इसके बारे में हम किसी दिन पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे। तो ये सीक्रेट ट्रीटी होते हुए भी हम इंग्लैंड का सपोर्ट कैसे करें, हम यूरोपियन पावर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसमें हमारा क्या रोल है, इस तरह के कई सवाल थे। लेकिन दीनबंधु एंड्रयूज ने इनको कन्विंस किया कि नहीं, आपको एक बार जाकर मिलना चाहिए, ये इन्विटेशन आपको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सीक्रेट ट्रीटी वाली बात है, ये इन्होंने चेम्सफोर्ड के प्राइवेट सेक्रेटरी से करी और चेम्सफोर्ड ने कहा कि जितना आप जानते हो अखबारों से उतना ही मुझे पता है, मैंने तो सीक्रेट ट्रीटी करी नहीं है, तो सीक्रेट ट्रीटी अगर हुई भी है तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करूँ ताकि एम्पायर सुरक्षित रहे। अगर एम्पायर ब्रिटेन में टूट जाता है तो यहाँ पर भी उसके रिपरकशंस होंगे। इस तरह की इनकी डिस्कशंस हुई। तो ये सब इतना वैसे आंसर में कभी कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मतलब फैक्ट मुझे लगता है कि जो आदमी अहिंसा की बातें कर रहा था वो अचानक हिंसा के लिए लोगों को कैसे करता है। तो आई लुक्ड इट अप और मुझे ये बात इनकी आत्मकथा के अंदर यहाँ पर मिली थी, ठीक है। तो वाइसरॉय ने गांधी को कैसे कन्विंस किया? चेम्सफोर्ड ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ब्रिटिश एम्पायर ओवरऑल एक सही काम कर रहा है, इट इज़ अ पावर फॉर गुड, अगर आप बड़े पिक्चर को देखते हो
और भारत के लिए बेनिफिशियल रहा है, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत के लोगों को आप कहो कि आर्मी में रिक्रूट हो, एम्पायर को इनकी जरूरत है। ठीक है, तो इन बातों से गांधी जी संतुष्ट हो जाते हैं और वाइसरॉय को अपना सपोर्ट देने का वादा कर देते हैं और गांधी जी इस तरह से वर्ल्ड वॉर वन में अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं। अब ये वाले फैक्ट डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन नहीं। तो जहां जहां पर भी इनका जिक्र आएगा बहुत ध्यान से इनको याद रखना, हाईलाइट कर लेना, मार्क कर लेना। तो गांधी वॉज सपोर्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा नहीं होगा। अब वाइसरॉय को वादा कर दिया था तो गांधी जी जाते हैं अपने गृह राज्य गुजरात और वहां पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो अहमदाबाद के पास में स्थित है, वहां जाकर ये कई जगह प्रचार करते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों से कहते हैं, नौजवानों से कहते हैं कि तुम आर्मी में शामिल हो और भारतीय लोगों को मदद करनी चाहिए ब्रिटिश एम्पायर की। गांधी जी की उस वक्त ये बिलीफ थी कि अगर हम ब्रिटिश एम्पायर का सपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार हमारे मकसद के प्रति थोड़ी सिंपैथेटिक रहेगी। हमारा मकसद क्या है? भारत में नागरिकों को अधिकार मिले। याद रखना, अभी भी इंडिपेंडेंस की बातें नहीं हो रही है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट पूर्ण स्वराज। कोई भी बात नहीं कर रहा है कि पूरी आजादी दे दो। अभी तो बात इतनी हो रही थी होम रूल लीग की, या फिर बात क्या हो रही थी कि अधिकार दिए जाएं, इनका दमन ना हो भारत के लोगों का। तो हमारे प्रति वो थोड़ा सिंपैथेटिकली देखेंगे अगर हम लड़ाई में उनकी मदद करते हैं। तो गांधी जी ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है कि मैंने अंग्रेजी हुकूमत के लिए 4 बार अपनी जिंदगी जोखिम में डाली है पर्सनली। बोयर वॉर के दौरान एम्बुलेंस कोर चलाई, एक जुलू रिवोल्ट के दौरान, और ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाली जो कॉन्फ्रेंस है इसके दौरान मैंने अपनी नहीं लेकिन अपने देश के, अपने राज्य के लोगों को बोला कि जाकर अंग्रेजों की मदद करो, आर्मी में शामिल हो। और इस खेड़ा वाले कैंपेन के दौरान तो गांधी जी की खुद की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी एंड इन्होंने लिखा है कि मुझे लग रहा था कि मैं तो खुद मर जाऊंगा इस समय, बट स्टिल वो रिकवर हो गए। और उन्हें ये लगता था कि इतनी मुसीबतों में जब हमने साथ दिया है ब्रिटिश एम्पायर का तो वो हमें बराबरी का दर्जा देंगे, दे विल लुक एज इक्वल्स, कि यानी हम और ब्रिटिश दोनों बराबर हैं, भारतीय और ब्रिटिश नागरिक एक समान हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं भारत में गांधी जी के पहले पॉलिटिकल मूवमेंट पर। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन है भारत में। जो मैंने आपको पहले बताया था इंडेंचर्ड लेबर वाला आंदोलन, वो इतना बड़े स्तर पर नहीं था और ज्यादातर जगह जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आंसर में आपको चंपारण सत्याग्रह ही मिलेगा। ठीक है, अगर कभी भूले भटके इंडेंचर्ड लेबर वाला सवाल आ जाए तो उसको भी लिख देना। दोनों का टाइम पीरियड थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन वो 1916 में हुआ था और ये 1917 में होता है। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। जो राष्ट्रव्यापी सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा वो कब होगा? 1930 में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? एक छोटे स्केल पर केवल चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये चंपारण कहां पर स्थित है? देखो, बिहार में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर 2 चंपारण है आज के समय में, वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। तो ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, ये ईस्ट चंपारण है। तो इस एरिया में, नेपाल बॉर्डर के पास वाला जो एरिया है, यहां पर यह आंदोलन हुआ था। दीज आर द चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में क्या था? इंडिगो की खेती होती थी। अब आपको याद होगा मैंने एक पिछले लेक्चर में आपको इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिगो की खेती ना करने के लिए कानून पास कर दिया गया था। तो वो कानून मोस्टली फॉलो हो रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर छिड़ता है तो जो जर्मनी से आर्टिफिशियल इंडिगो आता था ना, उसकी सप्लाई रुक गई। ये सिंथेटिक डाई जो है जिसने रिप्लेस कर दिया था नेचुरल इंडिगो को, उसकी सप्लाई रुक गई। तो फिर से जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं वो किसानों को मजबूर करने लग गए कि आप इंडिगो उगाओ। तो 1914 के बाद से यहाँ पर इंडिगो की खेती फिर से बड़े रूप में करी जाने लगती है और उसके लिए यूरोपियन प्लांटेशन ओनर्स किसानों को मजबूर करते हैं और मजबूर करते हैं कि आपकी जमीन के 3/20 हिस्से पर, यानी कि 3/20 पार्ट ऑफ योर लैंड, उस पर इंडिगो की खेती करनी कंपलसरी है। इसको कहा जाता था 3 कठिया सिस्टम, यानी कि जमीन के अगर 20 हिस्से कर दो तो 3 पार्ट में, यानी मान लो अगर 100 एकड़ की जमीन है तो उसमें आपको 15 एकड़ पर इंडिगो की खेती करना जरूरी है। और ये इंडिगो की खेती किसानों के लिए बहुत ही नुकसान का सौदा था, क्योंकि एक तो इसका भाव नहीं मिलता था, इसका प्राइस बहुत कम था, यूरोपियंस के हाथ में इसकी प्राइसेस होती थी। इंडिगो का पौधा जमीन की फर्टिलिटी को भी थोड़ा कम कर देता है और सबसे इंपॉर्टेंट, यूरोपियन प्लांटेशन ओनर्स किसानों से बहुत ज्यादा जमीन का रेंट लिया करते थे और अगर कोई किसान इंडिगो नहीं उगाता या देरी से उन्हें पैसा देता है तो उस पर इलीगल ड्यूज भी लगाए जाते थे। तो किसान चंपारण के बड़े परेशान थे और इन्हीं परेशानियों को लेकर राजकुमार शुक्ला, जो कि इस एरिया के खुद एक बहुत बड़े मनी लेंडर और किसान हुआ करते थे, ये जाकर मिलते हैं गांधी जी से। एक्चुअली इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी 1916 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पर, लखनऊ वाला। तो वहां पर ये गांधी जी से मिले थे, काफी इंप्रेस हुए थे। तो इन्होंने गांधी जी को जाकर कन्विंस किया कि आप गुजरात छोड़ो, पहले यहाँ आओ, चंपारण में आकर देखो कि क्या हो रहा है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि मैंने तो जीवन में कभी चंपारण का नाम ही नहीं सुना था, कि चंपारण कहाँ पर है मुझे तो ये भी नहीं मालूम था।
फिर भी मैं वहाँ गया और किसानों से उनकी समस्याएं जानी। और गांधी जी ने किसानों को क्या सजेस्ट किया कि सिविल डिसओबीडियंस करो। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब यह है कि आप एक तो यूरोपियन प्लांटेशन ओनर्स को पैसे रेंट देना बंद कर दो, जो ज़मीन का रेंट होता है वो मत दो, और इंडिगो उगाना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो इस प्रकार का एक आंदोलन गांधी जी वहाँ पर शुरू करते हैं, किसानों से जाकर हर गांव में मिलते हैं। तो ये सब जब चल रहा होता है तो गांधी जी को पुलिस अरेस्ट करने आ जाती है। जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है पुलिस स्टेशन कोर्ट के बाहर, और अल्टीमेटली प्रशासन को दबाव में आकर उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल ही रहा था, तब फाइनली सरकार थोड़ा सा झुकती है और प्रशासन ये तय करता है कि एक कमेटी गठित करी जाएगी और उस कमेटी में गांधी जी को भी शामिल किया जाएगा, और ये देखेंगे कि किसानों की समस्या एक्चुअली में क्या है और अगर कुछ उसका निवारण किया जा सकता है तो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन थोड़ा सा झुकता है इस सिविल डिसओबीडियंस के सामने, पैसिव रेजिस्टेंस के सामने, क्योंकि इन्होंने ये सब कभी देखा ही नहीं था कि किसान कुछ उगा ही नहीं रहे हैं, तीन कटिया सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, टैक्स देने से मना कर रहे हैं, मारपीट का कोई असर नहीं हो रहा है, उनको धमकाया जा रहा है तो वो धमकी देने पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को एक यूनिक मूवमेंट बनाती हैं। तो ये जो आंदोलन था इसमें कुछ वकील भी शामिल होते हैं, पटना के प्रोमिनेंट वकील थे जैसे राजेंद्र प्रसाद। तो ये उन किसानों की मदद करते थे जिनको अरेस्ट किया जा रहा था। भाई किसान जब कानूनी तौर पर उसको जो रेंट देना होता था जमीन का, जब वो रेंट नहीं देता था तो यूरोपियन प्लांटेशन ओनर उन्हें जेल में डलवा देते थे। ऐसे किसानों का केस लड़ने के लिए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे बड़े बड़े लॉयर गांधी जी के इस आंदोलन में शामिल होते हैं और इनसे इंस्पायर होकर परमानेंटली देश के आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो फाइनली गांधी जी अथॉरिटीज़ को कन्विंस कर देते हैं कि ये तीन कठिया सिस्टम तो गलत है, इसको हटाओ। तो वो जो कमिटी है वो भी अपनी रिपोर्ट में यही कहती है कि तीन कठिया सिस्टम गलत है और इसमें किसानों का नुकसान हो रहा है। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, प्लांटेशन ओनर्स को कहा जाता है कि 25% पैसा ले लो, ये आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। प्लांटेशन ओनर्स मान जाते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 भी खत्म हो जाता है, जर्मनी से डाई की सप्लाई फिर से शुरू हो जाती है और लगभग 10 साल बाद सारे प्लांटेशन ओनर्स ये एरिया छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी आते ही अपने पहले बड़े पॉलिटिकल आंदोलन को सफलतापूर्वक अंजाम पर पहुंचाते हैं। दूसरा आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। ये हुआ था गुजरात में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये अहमदाबाद के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। आपने आणंद का नाम सुना होगा जहां पर अमूल की स्थापना हुई थी, वो पहले खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही था, अब तो एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, बट बेसिकली अहमदाबाद के पास वाला एरिया है। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब याद रखना जो देशव्यापी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो होगा 1920 में, लेकिन जो ये लोकलाइज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1918 में। इसके पीछे कारण क्या था? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1918 में, फसलें हुई नहीं थी अच्छे से, क्रॉप्स हैड फेल्ड। तो किसान चाहते थे कि उस साल का टैक्स ना देना पड़े। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय गांधी जी जो है वो चंपारण में थे। तो ग्राउंड पर इस आंदोलन को लीड करने वाले जो प्रमुख नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल भी इस समय तक गांधी जी के संपर्क में थे, लगातार वो लोग कम्युनिकेशन में रहते थे चिट्ठियों के माध्यम से, और गांधी जी ने पटेल से कहा था कि आप इसको लीड करो। तो कहने को देखो लीडरशिप गांधी जी की थी, लेकिन ग्राउंड पर ज्यादा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। बाद में आ गए थे गांधी जी, चंपारण वाला सत्याग्रह खत्म हुआ था उसके बाद वो भी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन शुरुआती समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके साथ और भी कई लोग थे, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, ये सब भी शामिल हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ ये था कि जब फसलें फेल हुई थी तो किसानों ने कहा कि आप 1918 में टैक्स मत लो, 19 के लिए भी कम लो, अगले साल भी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका नाम आपको याद रखना है, गुजरात सभा। ये गुजरात सभा जो है आगे चलकर कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी, ये 1920 के बाद में। ऑर्गेनाइजेशन था गुजरात में, इसमें मेनली किसान और कुछ किसान नेता शामिल थे। तो गुजरात सभा ने सरकार से कहा था कि आप रेवेन्यू जो है इस साल का मत लो, अगले साल का कर लेना, 1919 का। लेकिन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार थी उसने मना कर दिया कि नहीं, कोई प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, अगर टैक्स नहीं दोगे तो जमीनें जब्त होनी शुरू हो जाएंगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के कहने पर जब किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया, क्योंकि वो तो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो कई किसानों की जमीनें जब्त कर दी गई और सरकार ने ऑक्शन कर दिया, उनको किसी और को बेच दी, जिसने भी ऊंची बोली लगाई उन्हें बेच दी गई। तो कई किसानों की जमीनें यहाँ पर सीज कर ली जाती हैं। इस आंदोलन की एक और खास बात यह थी कि पहली बार अलग अलग जाति समुदायों के लोग इकट्ठा होकर एक आंदोलन कर रहे हैं, खास करके वेस्टर्न इंडिया में। तो यहाँ पर कई एथनिक और कास्ट ग्रुप्स इकट्ठे होकर इस एक आंदोलन के अंदर साथ खड़े होते हैं। फाइनली इनके असहयोग आंदोलन से सरकार मान जाती है कि हाँ ठीक है, टैक्स को हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर अगेन आंदोलन सक्सेसफुल रहता है
1918 का टैक्स तो हटा ही दिया गया और 19 और 20 का भी टैक्स सस्पेंड कर दिया गया और आगे भी कुछ सालों के लिए टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी, ये वादा किया गया। और जितनी भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई थी, सरकार ने जब्त करी थी, उसको भी वापस किसानों को लौटा दिया गया। इस आंदोलन में जुड़े इंपॉर्टेंट नेताओं के नाम आपको याद होने चाहिए। सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक, उसके अलावा नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, ये सभी इंपॉर्टेंट नेता थे। और आपको जानकर यहाँ पर एक काफ़ी हैरानी होगी कि सेम राजेंद्र प्रसाद की तरह सरदार पटेल भी एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे। इनफैक्ट ही वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लॉयर्स इन अहमदाबाद। लेकिन इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस छोड़कर किसानों का साथ दिया था। तो इसके बाद ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, आगे चलकर कांग्रेस में ये प्रेसिडेंट भी बनेंगे एंड ही बिकेम अ बिग पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा आंदोलन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है ये पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी ने बहुत भूख हड़ताल करी अपने पूरे करियर में और इनमें सबसे पहली भूख हड़ताल यहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के केस में होती है। अहमदाबाद शहर में बहुत सारी टेक्सटाइल मिलें थी। इन टेक्सटाइल मिल्स में जो मजदूर थे उनका ओनर्स के साथ एक डिस्प्यूट हो गया था। डिस्प्यूट क्या था? प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग काफ़ी फैलता था उस समय, 1890 1910 के दशक में प्लेग बहुत फैला था। तो प्लेग का बोनस दिया जाता था वर्कर्स को और वो बोनस बंद कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और दूसरी ओर जो तनख्वाह थी वो भी नहीं बढ़ाई जा रही थी। तो मजदूर जो है, मील मजदूर, वो कह रहे थे कि हमारी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए 50%, ताकि जो महंगाई बढ़ी है, वर्ल्ड वॉर 1 के कारण काफ़ी महंगाई हो गई थी, उससे निपट सकें, हमारी डेली ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। लेकिन जो मील ओनर हैं वो कह रहे थे कि हम केवल 20% बोनस देंगे, तनख्वाह 50% नहीं बढ़ाएंगे। मील मजदूरों की हड़ताल के बावजूद मील के मालिक पैसा बढ़ाने को तैयार नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने बॉम्बे से लोगों को बुलाकर यहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया। ऐसे में जो मजदूर हैं वो अनुसुईया साराभाई की तरफ जाते हैं मदद के लिए। अनुसुईया साराभाई जो हैं वो खुद एक मील ओनर की बहन थी, छोटी बहन थी, अंबालाल साराभाई। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मील ओनर्स ऑफ अहमदाबाद और ये साराभाई फैमिली बहुत फेमस है। अंबालाल साराभाई के बेटे विक्रम साराभाई हैं, जिनको हम भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक के रूप में जानते हैं। तो ये इन्हीं अंबालाल साराभाई के बेटे थे। तो अंबालाल साराभाई जो हैं ये थे मील ओनर और इनकी जो बहन है अनुसुईया साराभाई, ये मजदूरों को सपोर्ट करती थी। इन्होंने पहले भी एक हड़ताल में मजदूरों की मदद करी थी। इस साराभाई फैमिली के फ्रेंड गांधी जी भी थे। तो गांधी जी को अनुसुईया बहन ने जाकर बुलाया कि आप इस मामले में मीडिएशन कर लो, आप शामिल हो। तो गांधी जी जो हैं उनको दोनों ही रिस्पेक्ट करते थे, मील वर्कर और मील ओनर दोनों उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी ने मजदूरों से कहा कि आप अपनी डिमांड 35% कर लो और अगर 35% पे भी मील मालिक नहीं मानते हैं तो फिर आप हड़ताल कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, लेकिन पूरे समय अहिंसा के पथ पर रहना है, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। कभी भी फैक्ट्री में तोड़फोड़ या मील के अंदर कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मील ओनर इस 35% के लिए भी नहीं माने। तो उसके बाद गांधी जी ने भूख हड़ताल करी। वो भूख हड़ताल पे बैठ गए इन मजदूरों के साथ में। फाइनली मील मालिक जो है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक ट्रिब्यूनल में जाकर हम मामले को वो करेंगे सेटल। तो जो सरकारी ट्रिब्यूनल था उसमें उन्होंने जाकर बातचीत करी और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि 35% इंक्रीज तो होना ही चाहिए सैलरी के अंदर। तो फाइनली ये हड़ताल बंद हो जाती है, मजदूरों को 35% तनख्वाह में इजाफा मिल जाता है और गांधी जी का जो स्टैचर है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। गांधी जी का कद यहाँ पर बढ़ गया क्योंकि बिल्कुल ही अहिंसात्मक तरीके से इन्होंने इस स्ट्राइक को रिजॉल्व करवा दिया था। आगे चलकर अनुसुईया बेन अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करती हैं 1920 में। ये भारत में महिलाओं के मजदूर आंदोलन का पहला संगठन था और इसको कई बार मजदूर महाजन संघ इस नाम से भी जाना जाता था। ये लिख लेना, मैंने यहाँ पीपीटी में लिखा हुआ नहीं है। तो ये गांधी जी के 3 शुरुआती मूवमेंट्स थे। अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पूरा 1919 के आगे का घटनाक्रम क्या चला है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था लेक्चर की शुरुआत में, उसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ लिखा हुआ है कि वॉर कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था। ये स्टेटमेंट गलत है, गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, 1 और 3 करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं। प्लस में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे आइकॉनिक में। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी मेंटोर्स से और अन्य बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे टेस्ट एनालिसिस एटसेट्रा।
अभी एक स्पेशल बैच बन रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 1-on-1 मेंटरिंग करी जाएगी। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों ही माध्यम से। इन बैचेस में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ। तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे पढूं, क्या पढूं। आप बस एक बैच ज्वाइन कर लो और सारे टॉप एजुकेटर्स इन बैचेस को पढ़ा रहे हैं। तो आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो या अपने जो भी फेवरेट टीचर्स हैं उनसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो इन बैचेस में आपको वो सुविधा मिल जाएगी। इनमें एक प्रॉपर टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसमें आपकी एक रिदम भी बनी रहेगी। सो यू कैन ज्वाइन द बैचेस एंड ऑफकोर्स आप किसी का प्लस कोर्स वैसे देखना चाहते हैं तो आप देख ही सकते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा उठाइए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। हर रविवार को कॉम्बैट होता है। कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं और स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका होता है। तो एवरी संडे यू कैन विन अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अन अकेडमी। तो ये जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताया इनको आप फ्री में अवेल कर सकते हैं, एज अ स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं अगर आप कॉम्बैट में अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं। तो रविवार को 11 बजे आपको कॉम्बैट में हिस्सा लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।